नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को महाशिवरात्रि की, जिसको कावड़ शिवरात्रि भी बोलते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर गुजरात से बहुत ही डराने वाली खबर सामने आ रही है कि गुजरात के अंदर नकली और जहरीली शराब पीकर करीब 28 लोग अब तक मर चुके हैं और दर्जनों लोग अभी अस्पताल में भावनगर में एडमिट हैं। और हमारी कामना है कि वो स्वस्थ हो जाएं। मगर ये खबर सुन के कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। गुजरात तो ड्राई स्टेट है, गुजरात के अंदर तो शराब अरसों से जो है बंद है, तो गुजरात जैसे राज्य के अंदर शराब आ कहां से रही है? गुजरात के अंदर शराब बेच कौन रहा है? और ये खबर कोई पहली बार नहीं आई। आप गुजरात के लोकल न्यूज़ खोल के देखिए, गुजरात के अखबारों को खोल के देखिए, लगभग हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में कहीं 2 मर गए, कहीं 5 मर गए, कहीं 19 मर गए। जहरीली और नकली शराब पीने से मरना गुजरात के अंदर एक आम बात है, एक आम खबर है। तो इतने बड़े लेवल पे गुजरात के अंदर शराब की जो सप्लाई हो रही है और शराब की जो बिक्री हो रही है, कैसे हो रही है? मैं कुछ दिनों पहले गुजरात में गया तो मुझे बताया गया, पत्रकारों से ही बात कर रहा था मैं, गुजरात में कोई एक गांव ऐसा नहीं है जहां पे नकली शराब ना मिलती हो, हर गांव में उपलब्ध है। और गुजरात के अंदर कोई ऐसा शहर उपलब्ध नहीं है जहां पर आप चाहें और वो जो बूट लेगर होते हैं वो आपके घर पे गैर कानूनी तौर पे शराब की होम डिलीवरी ना कर दे। कोई ऐसा शहर नहीं है गुजरात के अंदर। अब सवाल ये उठता है, प्रधानमंत्री जी 15 साल वहां के मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जी का गृह स्टेट है, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है और वहां पे शराबबंदी है, गुजरात ड्राई स्टेट है। तो इतने बड़े लेवल पे शराब का ये जो नेटवर्क है, ये कैसे चल सकता है बिना सरकार की मदद के? ये कैसे हो सकता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार की कोई मदद ना हो और इतना बड़ा नेटवर्क लगातार चल रहा है? मैं आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ आज थोड़ी देर जो है न्यूज़ खंगाली तो पता चला जिस गांव के अंदर ये 28 लोग मरे हैं, जहां की शराब, जहरीली शराब पीने से मरे हैं, वहां के सरपंच ने मार्च में वहां के पुलिस स्टेशन के अंदर एक लिखित रिपोर्ट लिखाई है वहां के सरपंच ने अपने लेटर हेड पे, और उसने लिखा है बरवाला पुलिस स्टेशन को, और इसकी कॉपी भी उच्च अधिकारियों को मार्क की है। इस चिट्ठी में दिख रहा है कि ये चिट्ठी जो है होम मिनिस्टर तक को मार्क है, ये चिट्ठी दिखा रही है। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि बरवाला पुलिस स्टेशन को उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ शराब बेची जा रही है, खुलेआम बेची जा रही है, बड़े पैमाने पे बेची जा रही है। और आगे का पढ़ रहा हूँ, ऐसी गैर कानूनी प्रवृत्ति को अगर बंद नहीं किया गया तो यहाँ कोई भी बड़ी अनहोनी होने की पूरी संभावना है। हमारे गांव में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए और शराबबंदी का कड़क अमलीकरण करने का विनम्र निवेदन है। ये बरवाला पुलिस स्टेशन को लिखी हुई मार्च की चिट्ठी है। उसके बावजूद वहां पे नकली जहरीली शराब बेची जाती रही और आज वहां पे 28 लोग मारे गए। थोड़ी देर की रिसर्च मैंने की और मैंने ढूंढा कि गुजरात के अंदर आखिर ये शराब का पूरा मामला क्या है। तो आप हल्का सा गूगल करके देखेंगे तो मेरे पास एक खबर आई है, 2016 की खबर सीधा निकली, जिसके अंदर लिखा है कि 23 लोग जहरीली शराब, जिसको हुंच कहते हैं, उसको पी के वहां पे मारे गए। और आगे लिखते हैं
कि ये कैसे संभव है कि गुजरात जैसे स्टेट में लोग हैबिचुअल ड्रिंकर्स हैं, मतलब लोगों को शराब की लत लगी हुई है। जहां पे 27 साल शराबबंदी को हो गए, वहां पे लोग हैबिचुअल ड्रिंकर्स कैसे हो सकते हैं। ये दूसरी खबर है, ये तब की है जब प्रधानमंत्री जी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 10 जुलाई 2009 की खबर है, जब वहां पे अहमदाबाद के अंदर करीब 207 लोग अस्पताल में पहुंचे और 100 लोग भगवान को प्यारे हो गए जहरीली शराब पीने से। तब वहां के मोदी जी जो है मुख्यमंत्री होते थे उस समय की, और तब वहां पे शराबबंदी हुआ करती थी। एक और खबर है 2016 की, और उसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिशन इन गुजरात क्वेश्चन मार्क। अहमदाबाद कंज्यूम्स 1.5 to 2 लाख लीटर्स ऑफ लिकर एवरी डे, और सूरत में 50,000 लीटर रोज कंज्यूम होती है। ये 2016 की खबर है, जबकि वहां ड्राई स्टेट है। ये एक और है डेक्कन हेराल्ड की, ऑन संडे नाइट वालसाड पुलिस अरेस्टेड बीजेपी लीडर्स एंड वर्कर्स पार्टिंग इन धर्मपुरा। 2022 जुलाई की खबर है, 6 जुलाई 2022 की। भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब पीकर धुत पुलिस ने पकड़ा, जबकि वो ड्राई स्टेट है। फिर वहां पे गुजरात में अब ये खबर भी हो गई है कि लोग कह रहे हैं कि भाई जब यहां पे शराब हर जगह उपलब्धि है तो इसको ड्राई स्टेट क्यों रखा हुआ है। लिकर बैन इन वोग बट गुजरात स्लैम्ड फॉर पुअर एनफोर्समेंट, ये खबर है। ठाकुर मेवानी एंड हार्दिक फाइंड लिकर इन गांधी नगर हाउस, ये खबर है 2018 की। 2017 की, अंडर बीजेपी रूल इन गुजरात प्रोहिबिशन हैज बिकम अ फार्स। कुल मिला के मेरे पास ऐसी दर्जनों और खबरें हैं दोस्तों, जिसके अंदर स्पूरियस लिकर पी के कहीं 25 लोग मरे, कहीं 29 लोग मरे, कहीं 37 लोग मरे, कहीं 100 लोग मरे। गुजरात के अंदर मोटे तौर पे अगर सिर्फ बड़ी बड़ी खबरों को मैं देख लूं तो पिछले 15 साल के अंदर 2005 से 2020 तक करीब करीब 845 लोग मर गए। और अगर अंदरूनी खबरों पे जाएं और छोटे छोटे अखबारों की खबरों पे जाएंगे तो मैं समझता हूं हजारों हजार लोग गुजरात के अंदर जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क गुजरात के अंदर अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, किन राजनेताओं के संरक्षण में चल रहा है, और इसका सीधा नुकसान क्या है कि कुछ साल पहले गुजरात सरकार केंद्र सरकार से पैसा मांग रही थी और कह रही थी हम 10,000 करोड़ रुपए का एक्साइज का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। यानी कि आज की तारीख लगा लें तो करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान स्टेट गवर्नमेंट का है क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। मगर ये 15,000 करोड़ रुपया जो सरकार की जेब में आना था वो किसी की जेब में तो जा रहा है, क्योंकि शराब तो पूरी बिक रही है, वहां पे लगातार बिक रही है और नकली और जहरीली शराब भी बिक रही है। तो वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है। यहां पे भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी नकली और जहरीली शराब का कारोबार चले। और जब से दिल्ली सरकार 2021 नवंबर से नई एक्साइज पॉलिसी लाई है, वो लोग बहुत परेशान हैं कि किसी तरीके से ये जो लीगल दुकानें आ गई इनको हटा के वही पुराना बूटलेगर्स का धंधा शुरू करें, जिसके अंदर बोटा, इसके अंदर बहुत पैसा है। और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब एजेंसियों को आज लिकर वेंडर्स के ऊपर छोड़ा गया है ताकि उनको डरा धमका के उनका काम बंद कराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों झूठ जो है जब से लिकर पॉलिसी आई है तब से फैला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इनके एक स्पोक्सपर्सन एक टीवी डिबेट में झूठ बोलते हुए मैंने उनको पकड़ा। उन्होंने टीवी डिबेट में बोला, जो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है, कि इस पॉलिसी से पहले दिल्ली में 250 शराब की दुकानें हुआ करती थी
और अब 850 और 1000 दुकानें हो गई। ये बीजेपी के नेताओं का पेट झूठ है। आप किसी भी नेता को सुन लीजिए, आदेश गुप्ता हो, रामवीर सिंह विदुड़ी हो, आरती मेहरा हो, शहजाद पुणेवाला हो, कोई भी हो, हर आदमी ये बोलता है और ये सरासर झूठ है। मैंने उनको चैलेंज करके बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप आधिकारिक फिगर को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। और सच्चाई ये है, इस पॉलिसी के आने से पहले दिल्ली में करीब 850 लिकर शॉप्स थी। ये आप कहीं पे भी कंफर्म कर सकते हो, ऑफिशियल डेटा है। आरटीआई लगाओ, आरटीआई से पता चल जाएगा। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खूब विधायकों ने प्रश्न लगाए थे और हर प्रश्न का जवाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिया था कि पहले और आज कितनी है। और उसके बाद ये आधिकारिक तौर पे मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पे कहा था कि जितनी वाइन शॉप्स पहले होंगी उससे एक भी ज्यादा दुकान नहीं बढ़ सकती। ये पॉलिसी में है, पॉलिसी में ये दर्ज है कि दिल्ली में 849 दुकानों से ऊपर दुकान नहीं जा सकती। ये सीलिंग है, क्योंकि इस पॉलिसी से पहले भी ये फिगर इतनी थी। और अब तक इस पॉलिसी में जो सबसे ऊपर फिगर किसी समय में गई है, शायद वो जनवरी से मार्च का समय होगा, वो जो फिगर है आज एक अखबार के अंदर भी आई है, वो फिगर है 644। और भारतीय जनता पार्टी ने डरा धमकाकर और कई नुकसान के कारणों से, क्योंकि बहुत लिकर के वेंडर्स को नुकसान भी हो रहा है इसके अंदर, 176 दुकानें और बंद हो गई हैं। और आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली में 468 वाइन शॉप्स हैं, 468, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सब जो वेंडर हैं, जितने भी रिटेलर हैं, सबको भगा दिया जाए और इस पॉलिसी में सरकार का नुकसान किया जाए। इसके बाद एक झूठ और भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, और यह भी मैं बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बात कर रहा हूं। वो कहती है कि दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें बना दी, दिल्ली को शराब नगरी बना दिया, वगैरह वगैरह। आधिकारिक तौर पे हमने डेटा निकाला कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर आबादी के हिसाब से कितनी लिकर वेंड्स हैं। आप आबादी के हिसाब से देखेंगे कि मान लीजिए दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है और उसके अंदर इतनी लिकर वेंड है, तो पर लिकर वेंड कितनी आबादी के ऊपर आता है, कितनी आबादी को केटर करता है एक लिकर वेंड। तो दिल्ली के अंदर अगर 849 दुकानें खुल जाएं, जो मैक्सिमम है, जो खुली नहीं, तो भी प्रति 22,707 लोगों पे एक वाइन शॉप है। अगर मैं बेंगलोर की बात करूं, जो भारतीय जनता पार्टी शासित सिटी है, दिल्ली की तरह ही एक सिटी है, तो बेंगलोर के अंदर 12,179 लोगों पे एक दुकान है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की बात करूं और गुरुगांव, जिसको अब गुरुग्राम कहा जाता है, गुरुग्राम से दिल्ली की तुलना करूं तो गुरुग्राम में प्रति शराब की दुकान 4,166 लोगों को केटर करती है। तो गुड़गांव के अंदर 4,166 लोगों पे एक दुकान है, बेंगलोर में 12,179 लोगों पे एक दुकान है, दिल्ली में 22,707 लोगों पे एक दुकान है, और गोवा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन अब तो दशकों से है, वहां पर 761 लोगों पर एक दुकान है। प्रति 761 लोगों पे एक दुकान है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का दूसरा बड़ा झूठ है, जिसको आज मैं आधिकारिक तौर पे जो है, इसको हम आपके सामने फिगर रख रहे हैं। नोएडा के अंदर 525 लिकर शॉप्स हैं, गुड़गांव के अंदर 240 लिकर शॉप्स हैं, 2019 की फिगर बता रहा हूं ये मैं आपको। बेंगलोर के अंदर 1700 लिकर शॉप्स हैं। ये थोड़े पुरानी हो सकती है फिगर, हो सकता है आज ये और बढ़ गई हूं।
और गोवा के अंदर 15 लाख लोगों की आबादी के ऊपर 2000 लिकर शॉप्स हैं और करीब 8 से 10,000 बार हैं। तो ये जो फिगर है ये आप लोगों के सामने है और मैं दिल्ली वालों को यही इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट की दुकानें हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस शॉप्स हैं जो सरकार ने लाइसेंस देके खुलवाई हैं, इन सभी दुकानों को किसी ना किसी तरीके से बंद कराया जाए और दिल्ली के अंदर अवैध शराब का धंधा चलाया जाए। और ऐसे बहुत सारे इलाके थे इस पॉलिसी के आने से पहले जहां पे लिकर वेंट्स नहीं हुआ करते थे, वो अनऑथराइज इलाके थे, नॉन कन्फर्मिंग इलाके थे जहां पे लिकर वेंट्स नहीं हुआ करते थे। और ये आप हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के संरक्षण में उन सब इलाकों के अंदर बूट लेगर्स जो थे वो शराब प्रोवाइड करते थे। वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से वो शराब आती थी, उसके ऊपर एक्साइज की चोरी होती थी। दिल्ली सरकार को उसमें कोई एक्साइज नहीं मिलता था, मगर जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके संरक्षण में काम चलता था वो मोटी कमाइयां इसके अंदर करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल? सर, बीजेपी एक और भी आरोप लगाती है एक्साइज पॉलिसी की जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें रिटेल में शराब बेचने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस एक्साइज पॉलिसी में वो इजाजत दी गई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स को एक बंडल बना के आपके ऊपर फेंकती है और कहती है अब आप इन सब का जवाब दीजिए। ये एक्साइज पॉलिसी के अंदर है दिल्ली के कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो रिटेल के बिजनेस में नहीं आ सकता, कोई भी जो रिटेल के बिजनेस में वो मैन्युफैक्चर के बिजनेस में नहीं आ सकता। ये हमारी पॉलिसी है और मेरी नज़र में इस तरीके का नहीं हो सकता है। अगर किसी ने फिर भी, कई लोग बड़े माहिर होते हैं, तेज होते हैं, कंपनियों में कंपनियां बना के गड़बड़ी कर लेते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मगर ये बात हमारी पॉलिसी में दर्ज है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेल में नहीं आ सकता। हालांकि कई राज्यों के अंदर मैन्युफैक्चरर जो है रिटेल में भी आ जाता है और रिटेल जो है मैन्युफैक्चरर में आता है। कई राज्यों के अंदर ये पॉलिसी भी है, बट हमारे यहाँ नहीं है। सर, अभी ना उपराज्यपाल ने कल एक कंप्लेंट को भी चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा और ये कहा कि आपको 14 दिन में इस पर जांच करनी है। उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ कंपनियां इस तरीके का काम कर रही थी और कुछ और भी चीजें उन्होंने जोड़ के बताई है कि कंपनियां किस तरीके से धांधली कर रही थी। तो वो आरोप, देखिए, इसमें ये काम उपराज्य के अधीन आज नहीं है। जब से सर्विसेज जबरदस्ती दिल्ली की चुनी हुई सरकार से उपराज्यपाल को छीन के दिया गया है, जांच करने का अधिकार हमेशा से उपराज्यपाल के पास था। उनको पहले ही ये जांच करा लेनी चाहिए थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट हमेशा से उनके पास है। यहां तक कि विजिलेंस की अगर हम सवाल भी पूछें कि भाई कितने विजिलेंस केसेस किन अफसरों के खिलाफ हैं और उसकी क्या जो है प्रोग्रेस है, तो सवाल का जवाब भी विधानसभा में ये कह के नहीं दिया जाता। लिखा हुआ आता है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार विजिलेंस के प्रश्नों तक का जवाब जो है विधानसभा में नहीं दिया जाएगा। जी, बीजेपी के जो आरोप है वो मुख्य रूप से इतना है कि 44 करोड़ रुपए क्यों वेवर दिया गया, दूसरा 30 करोड़ की जी जी जी, एनुअल लाइसेंस की बात कर रहे हैं। राइट। देखिए मैं ये समझता हूँ कि कई सारे टेक्निकल चीज़ें वो गोलमोल करके घुमा रहे हैं। मोटे तौर पे जो हम बात बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी से कंज्यूमर का एक फायदा था कि पहले जो वाइन शॉप्स हुआ करती थी वो एक जेल, छोटी जेल की तरह हुआ करती थी। उसमें छोटी सी खिड़की हुआ करती थी। आप 200 लोगों की लाइन लगाते थे, अंदर खिड़की में पैसे देते थे, आप मांगते थे ब्रांड एक्स, आपको ब्रांड वाई देते थे, पीछे वाला आदमी धक्का मारता था, आप निकल जाते थे, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। या फिर दूसरी दुकान में फिर 200 लोगों के पीछे लग जाओ। उस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए और उस कस्टमर एक्सपीरियंस को बदलने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने सिर्फ एक चीज़ करी, और वो कई राज्यों के अंदर हमसे पहले हुई है। जैसे परचून की दुकान बदल के आपने शॉपिंग मॉल्स बना दिए, सुपरमार्केट बना दी,
तो ये हुआ कि अब आप बाहर दुकान की भीड़ ना लगा के दुकान के अंदर जाइए, आपको जो सामान खरीदना है वो प्रोडक्ट खरीदिए और उसकी आप पेमेंट कीजिए। वो एक्सपीरियंस दिल्ली से पहले बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, बॉम्बे में है और बिल्कुल पड़ोस में गुड़गांव में है। ठीक है, ये मोटे तौर पे दिल्ली ने परिवर्तन किया। और दूसरा परिवर्तन ये किया कि जो वाइन शॉप्स एक ही इलाके के अंदर कंसंट्रेटेड थी उनको हमने सारे इलाकों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि जहां पे बूटलेगर्स काम करते हैं, जैसे आज भी मैं आपको बताऊं देवली, खानपुर, संगम विहार, तुगलकाबाद, छतरपुर और उसके पीछे जो फार्म हाउसेस वगैरह हैं वो सारा नॉन कन्फर्मिंग जोन है। तो वहां पे आज की तारीख में भी बूटलेगर्स जो हैं सक्रिय रहेंगे, क्योंकि वहां पे आसपास कोई वाइन शॉप नहीं खुल सकती है और वो सप्लाईज जो है ज्यादातर हरियाणा की हुआ करती थी। तो उस चीज को कर्ब करने के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइन शॉप्स किया गया था। जहां तक कि एक दो बातें जो कहते हैं, कई सारी बातें घुमा फिरा के करते हैं, उसके अंदर जैसे एयरपोर्ट का मसला ही करते हैं। एयरपोर्ट के बारे में जब मैंने पता किया तो एयरपोर्ट की दुकानों से ये कहते हैं एयरपोर्ट के अंदर जो है 30 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, यही बोलते हैं ना, उसका पैसा दे दिया। जबकि एयरपोर्ट की शॉप्स का जो रेवेन्यू हुआ करता था पहले, इस पॉलिसी से पहले, वो 105 करोड़ रुपए हुआ करता था और इस पॉलिसी के आने के बाद वो रेवेन्यू 234 करोड़ रुपया हो गया। तो मोटे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर वो किसी भी भ्रष्टाचार को बता पा रहे हैं। कुछ टेक्निकल चीजों को उठा के कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो वाला पूरा सिस्टम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं ये आधिकारिक डेटा है और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दें कि वो क्यों इस बात को जो है फैलाते रहे कि 250 दुकानें थी और 250 दुकानें बढ़ा के 1000 कर दी, 250 दुकानें बढ़ा के 850 कर दी। ये पूरी तरीके से झूठ है और ब्लेटेंट लाई है। गुजरात में जो गमला मौतें हुई हैं तो उसको लेकर के आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। देखिए, गुजरात के अंदर जो मौतें हुई हैं उसके अंदर आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड है कि अगर आपका स्टेट ड्राई स्टेट है तो इसका मतलब वहां पे शराबबंदी है, और अगर आपकी शराबबंदी है और उस कारण स्टेट को, सरकार को 15,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है, तो कम से कम आप ड्राई स्टेट इंप्लीमेंट तो करिए। शराब आपके यहां हर गांव में बिक रही है, हर शहर में बिक रही है, और आप कह रहे हैं आपका ड्राई स्टेट है। इसका मतलब यह है कि जो 15 करोड़ रुपए का नुकसान राज्य को हो रहा है वो कुछ बड़े नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं जा रहा। सवाल ये कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आप लोग क्या करेंगे? जो ड्राई स्टेट है उसको इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करेंगे या शराब की जब नुकसान की बात कर रहे हैं तो उसको बंद करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने वहां पे क्या इसका जो लोकल लोगों के साथ करके बात की है मैं नहीं जानता, क्योंकि मोटे तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों से बातचीत करके, लोगों के सुझाव लेके उसके अंदर अपनी पॉलिसी लाएंगे। मेरा जो मानना है एक स्पोक्सपर्सन की तरह वो ये है कि अगर आपका ड्राई स्टेट है, जो कि आज है, तो वो ड्राई स्टेट इंप्लीमेंट होना चाहिए, वरना इस हजारों करोड़ रुपए की चोरी जो है वहां पे हो रही है। जो एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं के आधारों पर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो दो एंटिटीज हैं, उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है 2 जून से ज्यादा एक वेंडर को नहीं मिल सकता, लेकिन जो बालाजी ग्रुप ऑफ एंटिटीज है उनको 3 जून में मिला हुआ है, जून 32, जून 4 और जून 23। तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। देखिए, ये तो बड़ा तय है कि एक कंपनी 2 से ज्यादा जोन नहीं ले सकती, तो मुझे नहीं लगता कि वो 2 से ज्यादा ले पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ टेक्निकल वो होती है, उसकी क्या कहते हैं, बिड से पहले एक टेक्निकल बिड होती है, तो उसके अंदर ये सब चीजें देखी जाती हैं। और खाओगली प्राइवेट लिमिटेड वाले का जो आरोप लगा रही है भाजपा भी, और उसकी जांच भी हो रही है कि उसके जो ओनर हैं, जो उसको चला रहे हैं, वो इंडोस्पिरिट ग्रुप ऑफ कंपनीज के फादर हैं और वो बैंड कंपनी है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। देखिए, मेरे को इसकी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, मगर इसकी जांच अगर वो टेक्निकल जांच करना चाहे करें, मगर इसके अंदर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार कर दिया और मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया, ये कहां पे आ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कई बार मैं देखता हूं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भी बैंड कंपनीज जो हैं
दूसरा नाम बनाकर, दूसरी कंपनी बनाकर कुछ लोग आ जाते हैं तो उनको दोबारा से निकाला जाता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 21-22 में पॉलिसी आई थी और उसके बाद 1 वर्ष हो गया है। तो लोगों की अपनी दुकानें भी हो गई हैं। जब से ये जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है, कई दुकानें जो रिटेल शॉप्स थी उन्होंने खुद से बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन शायद लेने में लेट हो गया। जब ये जांच खुल के आई तब उसके बाद से चीजें बताई। नहीं, देखिए जो जांच हुई है, वेरिफिकेशन तो देखिए जो जांच हुई है ये तो अभी 3-4 दिन पहले हुई है, और जो शॉप्स बंद हो गई ये तो 2 महीने पहले ही बंद हो गई। बिड अलॉटमेंट के बाद वेरिफिकेशन होता है कि सरकार की? ये मेरे को जानकारी नहीं है सारी चीजें। मुझे इतनी जानकारी है कि जितना भी विजिलेंस का काम है दिल्ली सरकार के अंदर वो सारा का सारा एलजी के अधीन है। जितनी भी जांच का काम है और एंटी करप्शन का काम है वो इन्होंने जबरदस्ती छीना हुआ है। तो इनको पहले करना चाहिए था इनका काम।